हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि हमने पिछले तीन पार्टों में रेजिस्टेंस तक समझ लिया था, रेजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, पैरेलल और सीरीज के बारे में जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये हमारे वीडियो को पार्ट 4। इस पार्ट में हम बहुत सारे थ्योरी पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं, बैटरी या सेल जो रहता है वो सोर्स रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये बता रहा है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। और जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टर रहता है पूरे सर्किट में, उससे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में कराता है। अब हमने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में करा था कि जैसे करंट को मेंटेन करने के लिए द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपांडिंग इट्स एनर्जी, यानी किसी भी सोर्स को अपनी एनर्जी को एक्सपांड करना पड़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। अब एनर्जी जाती कहाँ है, तो कुछ पार्ट तो करंट को मेंटेन करने में लग जाती है और ज़्यादातर जो पार्ट रहता है एनर्जी का वो हीट के तौर पर एक्सपांड हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम कभी कभार देखा भी होगा कि जैसे हमारा पंखा है, अब हमारा पंखा घूमते रहता है तो उसको हम बाद में टच करेंगे तो वो गर्म हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगता है। हीट रेज द टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फैन ये यहीं दिया है। और दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा प्योरली रेजिस्टिव जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, if the circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source of energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। यानी कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टर भरा पाथ रहेगा हमारे सर्किट में या हमारे घर के सर्किट में, तो सारी एनर्जी तो हीट में लग जाएगी, तो अप्लायंसेस चलेंगे कहाँ से, ये यही बता रहा है। दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इस इफेक्ट का भी काम है कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। अब कंसीडर द करंट, यहाँ पर हमें एक फार्मूला बनाना बता रहा है। तो पहले हमको बोल रहा है वो कि कंसीडर्ड अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी एक करंट आई फ्लो कर रहा है रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस है आर, और पोटेंशियल डिफरेंस हम वी ले लेते हैं और टी टाइम में वो पास करेगा जिसमें से क्यू चार्ज जा रहा है करंट के थ्रू। तो जो वर्क डन होगा मूविंग चार्ज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। अब ये कहाँ से आया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क डन के बारे में पूछ रहे हैं तो वी क्यू बन गया ये, ठीक है। अब देयरफॉर द सोर्स मस्ट हैव टू सप्लाई इट्स एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। अब टी टाइम में तो मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, क्योंकि टाइम भी लग रहा है ना। तो पावर इनपुट बाय द सर्किट सोर्स इज पी इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, यानी पावर जो रहेगी वो वी आई रहती है, अभी तुमको पता नहीं होगा, वी क्यू अपॉन टाइम। कितनी एनर्जी लग रही है पर टाइम बोल रहा, पर टाइम, या इन टाइम नहीं, पर टाइम, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होगा। तो इसमें यही था। और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम पी इन पावर इनटू टाइम। हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी अपॉन टाइम, क्लास 9 में पढ़ के आए हैं ना। तो यहीं से निकल के आया है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, कि कितने टाइम में कितनी पावर जा रही है, एनर्जी उतनी लगेगी। तो एनर्जी के साथ क्या होगा इतनी एनर्जी, तो ये हीट में रजिस्टर के हीट में चेंज हो जाएगी। तो हमने कहा था एनर्जी सब कुछ होता है, हीट भी होती है, वर्क डन भी होता है, और भी कई सारी चीज़ें। तो हीट यहाँ पर हीट में चेंज हो रही है, इसलिए हीट दे रहे, तो हीट का फॉर्मूला आ गया वी आई टी। अभी रुको इसके बाद और भी है डेरिवेशन। फिर इसके बाद है हमने ओम्स लॉ लगाया, तो वी आई टी में ओम्स लॉ लगाया तो वी आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी बन गया। अब कैसे बना, क्योंकि वी जो रहता है आई आर रहता है, तो ये आई मिलके ये आई से मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर बन गया, और एक आर ये आ गया, एक टी ये आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट द लॉ
implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for given resistor. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ये दोनों, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टर फॉर अ गिवन करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, यानी जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, flows through the resistor. In practical situations, when the electric appliance is connected to a known voltage source, यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब नॉन वोल्टेज सोर्स का है 220 वोल्ट जो मेन से आता है, तो इज़ यूज आफ्टर कैलकुलेटिंग द करेंट थ्रू इट यूजिंग रिएक्शन आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी अगर प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड होता है वोल्टेज सोर्स से, तो वो जो रहता है वो करंट को जितना पास कराना चाहिए उसको मेजर करके ही बनता है कि ज़्यादा हीटअप तो नहीं हो जाएगा। और ये हमारा ऑसिलेटिंग करंट प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी करंट को बाधा आएगा चलने में। इसके बाद हमारा ये आ गया एक टॉपिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो heating effect of in the generation of heat is conducted is an inevitable consequence of electric current. In many cases it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat। यानी हीट जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सारी कन्वर्ट कर देती है हीट में, तो क्या होगा, हमारी तो एनर्जी वेस्ट जा रही है ना। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। यानी यहाँ सब बुराई कर रहे हैं भर भर के इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट की, कि ये हो जाता है वो हो जाता है चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखना कि हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन, यानी कुछ फ़ायदे भी है। द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक oven, electric kettle, electric heater are some of the familiar devices based on the Joule's heating. The electric heating is also used to produce light as in an electric bulb. अब इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जांपल देते हैं, तो यहाँ पर फिलामेंट अपना जितनी हीट जनरेट कर सकता है उतना करता है, और एकदम इतनी हीट जनरेट करता है कि वो एकदम लाल कलर का, एकदम चटक लाल कलर का गर्म हो जाता है और लाइट आने लगती है। तो इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। एक स्ट्रॉन्ग मेटल जो रहता है टंगस्टन, उसका यूज़ करते हैं, तो जिसका रहता है मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसको मेल्ट करने के लिए। इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। बल्ब की फिलामेंट स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ होता है। The filament should be thermally isolated as much possible using insulating support. The bulbs are usually यानी isolated। अगर उसकी ज़्यादा लंबी लाइफ स्पेन करना है तो उसे फिल करा जाता है नाइट्रोजन या आर्गन गैस से, तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए मोस्ट ज़्यादातर जो पावर रहती है वो कंज्यूम एक मिनट, तो जो ज़्यादातर एनर्जी रहती है फिलामेंट the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong life। यानी लाइफ को बढ़ाने के लिए, जैसे 10 साल चलता है तो 10 साल कैसे चलता है, तो यही गैसेस की वजह से। नहीं तो 1 महीने में भी ख़राब हो सकता है, 10 दिन में भी ख़राब हो सकता है, पर ये जब गैसेस उसको नहीं होने देती है, ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। ज़्यादातर जो है वो हीट के तौर पर आती है, और कुछ पार्ट जो है वो लाइट के तौर पर एनर्जी आती है। तो कुछ एक दूसरा कॉमन जो है हीटिंग इफेक्ट के लिए अप्लायंस, तो अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज़ द फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने फ्यूज़ देखा है ना, कई बार सुनते भी देखा है कि फ्यूज़ उड़ गया वहाँ का लाइट नहीं आएगी। तो इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। यानी कुछ ज़्यादा, जैसे पहले तुम्हारे घर में 5 एम्पियर का करंट आता है और एकदम से वोल्टेज बढ़ा तो आ गया 15 एम्पियर का, तो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्यूज़ हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। तो द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन द सीरीज़ विद द डिवाइस। अब हमने पहले ही देखा है कि सीरीज़ में एक जगह कनेक्शन ब्रेक होता है, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, ये इसीलिए सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट।
यानी ये एक अलॉय से बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एक अप्रोप्रिएट रहता है। जैसे 5 एम्पेयर का रहेगा फ्यूज़, तो 5 एम्पेयर से ऊपर जाते ही वो टूट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा, इफ द करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा करंट फ्लो करता है अगर सर्किट से, ये सर्किट है इसमें ज़्यादा करंट जाने लगेगा, तो ये जो फ्यूज़ वायर है ऐसा वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। The fused wire is usually encasted in a carriage of प्रोसिलियन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स। यानी प्रोसिलियन एक ऐसा डब्बा टाइप आता है, उसको प्रोसिलियन बोलते हैं, और उसमें मेटल एंड रहते हैं इधर से इधर से। द फ्यूज इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑफ रेटेड 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर एसी के लिए, 5 एम्पियर अपने सारे अप्लायंसेस के लिए यूज़ होता है, जिसके घर में एसी होता है वहाँ 10 एम्पियर का लगता है। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये कभी कभार आता भी है पूछने का, कि एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कंज्यूम करती है कितनी, 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। करंट ऑफ, यानी करंट जो दिया है वो 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट, इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। अब कैसे यूज़ होगा मैं बताता हूँ। जैसे करंट निकालने को बोला है, तो यह हमें दिया है कि 1 किलोवाट दिया है, क्या पावर P इक्वल टू 1 किलोवाट, और वोल्टेज दिया है तो पावर इक्वल टू VI होता है, तो 1000 लिख देंगे क्योंकि वॉट में करना रहता है, और अपन में लिखेंगे वोल्ट 220, तो ये कैंसिल हो गया 22, तो ये आएगा 4.54। इसके आगे भी पॉइंट जाएंगे पर ये 2 दी तक ही लिखेंगे, तो इससे ज़्यादा का होना नहीं, तो 4 एम्पियर का रखेंगे तो ये करंट भी पास नहीं हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए 5 एम्पियर का रखेंगे। उसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन था थोड़ा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यानी जिस रेट से वर्क डन होता है उसको पावर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। इक्वेशन गिव्स द रेट ऑफ विच, इक्वेशन 2.21 देख लेते हैं, कहाँ गई 2.21, एक मिनट, मैं क्या हर चीज़ तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ आसानी से तुमको अच्छे से समझ आ जाए। कहाँ, एक मिनट, 2.21, ये रही 2.21, I²RT वाली। अच्छा ये वाली दे रहा था ये, तो I²RT में दिया था रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, और कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैसे कंजप्शन होता है, कितना होता है उस हिसाब से। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। द पावर P इज गिवन बाय VI होता है। अब पावर की यूनिट होती है वाट, और तो हम देख रहे थे यूनिट क्या होती है हीट की, तो हीट की यूनिट होती है जूल्स, और पावर की यूनिट होती है वोल्ट, W वाली वाट, वोल्ट नहीं W वाली वाट। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। इट इज़ द पावर कंजप्शन बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करेंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इससे घबराया मत करो कि क्या डेफिनेशन आ गई, क्या ये डेफिनेशन है वोल्ट की, वाट की, और भी पोटेंशियल डिफरेंस की अलग अलग, ये सब फॉर्मूले से निकल के आई है। तो जैसे ऐसा यूनिट ऑफ वाट, अब यहाँ पर वाट रख दो, तो इट इज़ कंजप्शन कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट है, तो ये करंट है 1 एम्पियर का, ये तो लिख सकते हो ना, ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट लिखा है, तो क्या परेशानी है, दिक्कत है, 1 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। अब जो है इसमें ऐसा बताया हुआ है 1 वोल्ट, यही हमने समझा। यूनिट बहुत छोटी है वाट की, तो एक्चुअल यूनिट जो है उसे हम किलोवाट में नापते हैं, जो 1000 वाट्स के बराबर रहती है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एज देयरफॉर वाट आर, यानी वाट आर होती है, और 1 वाट
R is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। कमर्शियल यूनिट यानी हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट आती है कि 35 यूनिट की इतनी बिजली लगेगी, 6 रुपये 1 यूनिट के लगेंगे, 8 रुपये 1 यूनिट के लगेंगे, 10 रुपये 1 यूनिट के लगेंगे, ऐसे सपोज करें। तो कंजप्शन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? तो जैसे किलोवाट का मतलब 1000 होता है और आर सेकेंड में होता है, तो आर को सेकेंड में तो 3600, क्योंकि 16 से 60 करेंगे जब भी तो 3600 सेकेंड्स में आएगा ना आंसर। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है कि 3.6 into, अब 1 0 2 0 और ये पॉइंट वाला 1 0 और फिर 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 इधर 3 0 इधर, तो 10⁻6 आएगा। और एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। बस, तो हमारा ये बस आखिरी टॉपिक है कि जो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हम है ना इलेक्ट्रिक सिटी को कंज्यूम करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करने के लिए पैसे देते, पर नहीं, हम गलत है। हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में से या हमारे घर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक कंपनी को पैसे देते हैं कि हमारे घर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएं। बल्ब, फैन, इंजन्स, इन सारी चीज़ों से हमारे घर से इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएं, उसके लिए हम उन्हें पैसे देते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।